हे गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं केमिस्ट्री के टॉप क्वेश्चंस, जो कि जितने भी एग्ज़ाम हैं जो कि आपको थंबनेल पे लिखा पड़ा है, चाहे वो यूपीएससी हो, देन स्टेट पीएससी हो, फिर ईपीएफओ आने वाला है, एनटीपीसी या एसएससी, जो भी एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक अड्डा को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी लेक्चर अपलोड होगा वो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलता रहेगा। मैंने थंबनेल इंटरेस्टिंग बनाने का कोशिश किया है, शायद आप लोगों को पसंद भी आए। तो चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि ये जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं किस किस टॉपिक से लिए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिखा पड़ा है वो सब इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से। इन्हीं चैप्टरों से बेसिकली क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो सारे चैप्टर एक बार मैं उसको बोल देता हूँ। पहला जो चैप्टर आपको मैटर, जो कि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, दैन इट्स प्यूरिफिकेशन, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है, फिर केमिकल बॉन्डिंग आता है, मेटल नॉन मेटल, दैन मेटालॉइड आ जाता है, फिर फ्यूल्स आया, मेड मटेरियल आ गया, दैन एयर वाटर एंड देयर पॉल्यूशन, और लास्ट वाला चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ। ये सारे के सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इन सभी टॉपिक को आप लोग कवर कर लेते हैं दैन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए किस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये तो मैंने ऊपर ही बता दिया है। तो चलिए अब सीधा क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। और हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को मैं पहले रीड करता हूँ। चलिए, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द यूरेनियम एटम हुज मास नंबर इज़ 238 एंड देन एटॉमिक नंबर इज़ 92। तो चलिए सबसे पहले मैं थोड़ा स्केच को पतला कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे लिखना ज़्यादा पड़ेगा। चलिए हाँ शुरू करते हैं। अब मेरे को यहाँ पे पूछा है कि यूरेनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 92 है और मास नंबर 238 है। तो मेरे को इसमें क्या निकालने के लिए पूछ रहा है, न्यूट्रॉन का नंबर पूछ रहा है। तो बेसिकली फार्मूला क्या होता है न्यूट्रॉन निकालने का, मैं वो बता दूँ आपको। न्यूट्रॉन को डिनोट किस चीज़ से करते हैं, एन से। और ये मास नंबर क्या होता है, ए। एक फार्मूला आता है ए बराबर पी प्लस एन, और ये फार्मूला को हम याद करते हैं। तो यहाँ पे मुझे इसका नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन निकालना है। तो सब लोग जानते हैं कि ए क्या होता है, मास नंबर। और यहाँ पे मास नंबर मेरे को क्या दे रखा है, मास नंबर आपको है 238। और यहाँ पे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन क्या दे रखा है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर वही होता है जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होता है। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिवली चार्ज होता है। वहीं पे नंबर ऑफ़ प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो यहाँ प्रोटॉन वाला नंबर क्या है, 92। अब मेरे को न्यूट्रॉन के बारे में पूछ रहा है, तो न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस पी। तो 238 माइनस पी जब हम करते हैं तो हमको नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन का पता चल जाएगा, जो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 146। मेथड समझ गए कैसे निकालना है मेरे को, एक फार्मूला याद करना, ए बराबर पी प्लस एन, ठीक है। और पी मीन्स क्या होता है, प्रोटॉन का नंबर। और यहाँ पे एटॉमिक नंबर है तो वहाँ पे मैं एटॉमिक नंबर को जेड से भी डिनोट करते, तो ए बराबर जेड प्लस एन भी दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, ओ सॉरी थोड़ा फिजिक्स वाला क्वेश्चन आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैं अच्छे से सॉल्व करूँगा। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है आपको, इफ़ बोथ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज इंक्रीज्ड टू ट्वाइस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय। अब देखिए हिंदी में समझा देता हूँ, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो प्रॉब्लम में मत पड़िएगा, मैं हर एक वर्ड का हिंदी बोलने जा रहा हूँ। इसमें क्या बोलता है कि मास भी बढ़ा दिया जाएगा, दोगुना कर देगा मास को, देन वेलोसिटी को भी डबल कर देगा। तो बोलता है काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजिंग आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, के ई बराबर होता है आपको हाफ एम भी स्क्वायर होता है ना, एम भी स्क्वायर होता है। अब इसमें मैं पुट करूँगा, मास को क्या करना है, दो गुना कर दिया गया तो यहाँ 2 इंटू एम हो जाएगा। देन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 2 इंटू भी हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा ना। इसका देखिए मैं सॉरी थोड़ा
स्केच पतला, यस। अब देखिए मैं इसको फार्मूला पे पुट करता हूँ। फार्मूला क्या है, के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ हाफ लूँगा, देन एम के जगह पे मैं 2m लूँगा। देन आपको क्या लेना है, 2b का स्क्वायर होगा तो 2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4b हो जाएगा ना। तो देन 4 दूना 8 हो जाएगा, तो मैं ये 8 कॉमन ले लूँगा। फिर क्या हो जाएगा, हाफ एम भी स्क्वायर हो जाएगा, एम बी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या कहता है कि बोथ मास और वेलोसिटी को दुगुना कर दिया जाएगा, तो उसके काइनेटिक एनर्जी में क्या असर होगा, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा उसका, 8 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा थर्ड होगा। देन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इन एन एटम मॉलिक्यूल्स 2 एटम्स आर यूनाइटेड बाय। अब कहता है देखिए ऑक्सीजन, सॉरी थोड़ा यहाँ लिखने में प्रॉब्लम होता है। देखिए ऑक्सीजन लिया, देन ऑक्सीजन लिया, इसका ऑर्डर में सॉरी कितने इसके बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 होते हैं। तो चलिए यहाँ 2 2 2 देन 2। अब देखिए यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, और 2 लोन पेयर इधर हो गए, 2 लोन पेयर इधर हो गए, इस पर डबल बॉन्ड हो गया। तो इसमें मेरे को क्या बोलता है कि 2 ऑक्सीजन एटम के बीच कौन सा बॉन्ड होगा, तो डबल बॉन्ड होगा। डबल बॉन्ड होगा तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 होगा। अब इसमें कोई पूछ देगा कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड हैं, तो उसको मैं एक शॉर्टकट ट्रिक्स बताता हूँ, उसको याद कैसे करना है। देखिए अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो मैं क्या बोलूँगा, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है। अगर आपके पास डबल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे, एक सिग्मा है, देन एक पाई है। और उसके बाद वहीं पे ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम क्या बोलेंगे कि उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है प्लस 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो ऐसे करके मेरे को बॉन्ड के बारे में याद करना है। देन आप अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस एट द टेम्परेचर ऑफ एब्सोल्यूट जीरो द गैस मॉलिक्यूल्स। क्या होगा, बोलता काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या होगा, जब उसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो होगा तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का क्या होगा, वो स्टार्ट मूवमेंट होगा, या बिकमिंग मासलेस हो जाएगा, या उसका लाइट एमिट करने लगेगा, या उसका मूवमेंट कम हो जाएगा। तो देखिए एक चीज़ मैं यहाँ आपको बताऊँगा कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल क्या होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। काइनेटिक एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपको टेम्परेचर के। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि टेम्परेचर जीरो हो जाएगा। जब ही टेम्परेचर जीरो होगा तो इसका वेलोसिटी जीरो होगा। टेम्परेचर यहाँ जीरो हुआ तो वेलोसिटी जीरो होगा, तो वेलोसिटी जीरो होगा तो मूवमेंट तो ख़त्म हो गया, तो क्या होगा, उसका मूवमेंट ही बंद हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर 4 होगा। देन अगले क्वेश्चन पे चलिए, अगला जो हमारा क्वेश्चन रहा ये रहा आपके सामने, द इनर्ट गैस विच इज़ सब्सटीट्यूटेड फॉर नाइट्रोजन इन द एयर यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स। ये सॉरी ड्राइवर्स नहीं है, डाइवर्स है। डाइवर्स में डीप सी डाइवर्स मीन्स क्या होता है, गोताखोर के द्वारा जो सांस लेने के लिए नाइट्रोजन के सब्सटीट्यूट के रूप में यूज़ किया जाता है, वो कौन सा गैस होता है। तो एक्चुअली वो जो गैस होता है आपको नाइट्रोजन के सब्सटीट्यूट के रूप में यूज़ किया जाता है, ये हीलियम किया जाता है। हीलियम क्या है, कि इनर्ट गैस है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 2 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 2, देन द मास नंबर इज़ 4। ओके, ये याद रखना। और सारे के सारे जो इनर्ट गैस कौन कौन है, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन एंड रेडन, ये सारे इनर्ट गैस हैं। इसको नोबल गैस भी बोला जाता है। ठीक है, तब क्या होता है कि डीप सी डाइवर्स के द्वारा, डीप सी डाइवर्स मीन्स गोताखोर के द्वारा हीलियम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, क्योंकि हीलियम क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है ब्लड में, चाहे कितना भी हाई प्रेशर क्यों ना हो जाए उसका सॉल्युबिलिटी लो होता है, इसलिए लोग क्या करते हैं, हीलियम का यूज़ करते हैं। और वहीं पे नाइट्रोजन का क्या है, उसमें बबल्स का फॉर्मेशन होता है ब्लड में, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड कैपिलरी ब्लॉक हो जाता है, इसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, इसलिए हम लोग हीलियम का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट पे आता है अगला जो हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इंक इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम। ऑप्शन है हमारे डाई, टेनिन, स्टार्च एंड लेटेक्स। देखिए
इसका जो राइट आंसर होगा डाई होगा। इंक जो होता है एक टाइप का डाई होता है। क्या डाई इंक किस चीज़ से बना होता है? सॉल्वेंट से मिलके या डाई से मिलके या रेजिन से मिलके, फिर लिब्रिकेंट्स होते हैं उनसे बने होते हैं, देन सॉल्युबलाइजर्स। तो इसमें ऑप्शंस में डाई दे रखे हैं, तो डाई इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए अगला अपना क्वेश्चन आता है, एरोसॉल इज, ऑप्शंस हैं सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स इन एयर, पॉल्यूटेंट गैस प्रेजेंट इन एयर, माइक्रोब्स प्रेजेंट इन एयर, ग्रीन हाउस गैस प्रेजेंट इन एयर। ये तो गलत है। एरोसोल बेसिकली क्या होता है? सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स। अब देखिए एरोसॉल को ऐसे नहीं याद होगा, ऐसे मैं बताता हूँ। आप डीओ देखे, उसके अंदर क्या होता है? गैस टाइप से वो रहता है ना, सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल होता है, उसी को एरोसॉल बोलते हैं। ठीक है, एरोसॉल क्या हो गया? सस्पेंशन ऑफ फाइन सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स इन एयर। लाइक क्या होगा? गैस, स्मॉग हो गया, फॉग हो गया, मिस्ट हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गए? एरोसॉल हो गए। देन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल कैन बी सेपरेटेड बाय। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं? फिल्टरेशन, इवेपोरेशन, डिकेंटेशन एंड देन डिस्टिलेशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वाटर और अल्कोहल को सेपरेट कैसे किया जाता है? फिल्टरेशन के थ्रू किया, सॉरी इसका डिस्टिलेशन के थ्रू किया जाता है। देखिए अब डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होता है, इसको पहले इंग्लिश में बता दूं। प्रोसेस अंडर विच कन्वर्सन ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर बाय हीटिंग। देखिए सपोज ये आपको एक लिक्विड हो गया, देन इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। ठीक है, हीट कर दिए और ये क्या हो जाएगा? गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। देन उसको क्या करेंगे? कूल कर देंगे, फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? समझने के लिए यही सही है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डिस्टिलेशन बोलेंगे। देन आपको अगला ऑप्शन आता है, अगले ऑप्शंस को भी मैं थोड़ा तो क्या बोलेंगे डिस्टिलेशन को? दो घुलनशील पदार्थों को जब सेपरेट करते हैं उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिस्टिलेशन बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाए? वाटर और अल्कोहल का मिक्सचर को सेपरेट डिस्टिलेशन के थ्रू करेंगे। ठीक है, जहाँ पे अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, वहीं पे वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अब दूसरा ऑप्शन आता है फिल्टरेशन, इसको भी बता देते हैं। देखिए फिल्टरेशन नथिंग है। देखिए उसमें क्या होता है? दो इमिसिबल पार्टिकल क्या होता है? मिक्स रहता है और उसको फिल्टर करते हैं। सपोज देखिए फ़िल्टर के बारे में आप लोग सब जानते होंगे। रुकिए वेट कीजिए, मैं बताऊं। देखिए सपोज इस टाइप का एक फ़िल्टर पेपर लेंगे, या सपोज पानी में कुछ कंकर पत्थर मिला रहेगा और इसके थ्रू मैं ये एक बीकर डाल दिया और इसके थ्रू मैं पानी डालूंगा, तो क्या होगा? पानी अलग हो जाएगा, देन इसके अंदर जो सॉलिड वाला पार्टिकल होगा वो अंदर ही रह जाएगा। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फ़िल्टर। देन अगला प्रोसेस आता है आप लोगों के पास, इवेपोरेशन। अब देखिए इवेपोरेशन क्या होता है? ये एक टाइप का वेपोराइजेशन प्रोसेस है और इसमें क्या होता है कि जब ये लिक्विड लिए, देन उसको वो क्या होता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। गैस में कैसे कन्वर्ट होगा? जब इसको हीट करेंगे तो इवेपोरेट हो जाएगा, वाष्प गैस बन के वो बाहर उड़ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हीट करने के बाद जो इवेपोरेट हो जाता है वाटर, गैस के रूप में फॉर्म्ड हो जाता है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन बोलते हैं। देन आपको आता है डिकैंटेशन। डिकैंटेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वाटर एबव सेडिमेंट। अब देखिए एक प्रोसेस होता है सेडिमेंट। सपोज उसको हिंदी में मैं अच्छे से डिटेल से समझाता हूँ। सपोज एक मिट्टी का मिक्सचर, मिट्टी को पानी में मिक्स कर देते हैं, मिक्स हो गया, देन उसको क्या करेंगे? कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। तो नीचे एक गिलास लिए, देन देखिए इसमें मिट्टी पानी का मिक्सचर है, तो उसको कुछ देर जब हम छोड़ते हैं तो यहाँ एकदम सॉलिड टाइप का पार्टिकल नीचे बैठ जाएगा और ऊपर पानी अलग हो जाएगा। तो ये वाला प्रोसेस क्या हो गया? ये वाला सेडिमेंटेशन हो गया। देन डिकेंटेशन प्रोसेस क्या है? फिर से इसको एक बीकर लेंगे और इसमें ये पानी डाल देंगे। ठीक, और ये वाला जो पानी इसमें आ जाएगा, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? डिकेंटेशन प्रोसेस बोलेंगे। ठीक है, समझ गए? फिगर के थ्रू डायग्राम के थ्रू ये सारे कोई चीज़ याद भी रहते हैं, इसलिए मैंने डायग्रामेटिक व्यू में आपको समझाया। देन अगला क्वेश्चन पे आते हैं और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इन इट्स रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट C2H2, इसको क्या बोलेंगे? इथाइन। सोच क्या होगा?
कौन सा प्रॉपर्टी शोज करेगा, इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, देन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, देन बेसिक प्रॉपर्टी, देन एसिटिक प्रॉपर्टी। तो चलिए इसका रिएक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं। इसका रिएक्शन बेसिकली रिएक्शन में क्या बोला है कि इथाइन का मैं क्या करूँगा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करना। देन देखिए CH हो गया, इस पे ट्रिपल बॉन्ड इथाइन होगा, देन CH होगा, फिर इसको मैं AgNO3 से रिएक्शन करूँगा, AgNO3 से रिएक्शन करूँगा तो ये मुझे क्या बनेगा, इसमें देखिए इसमें मेरे को बनने वाला है, देखिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ, वो प्रोसेस ऊपर याद हो, इसमें आपको बनने वाला है, क्या हो जाएगा CH, फिर ट्रिपल बॉन्ड और C, और वो वाला जो H के जगह पे क्या आ जाएगा, Ag आ जाएगा, ठीक है। और ये जो बन गया इसको क्या बोलेंगे, सिल्वर एसिटल्डिहाइड, और ये वाइट प्रेसिपिटेट होता है और इसके साथ क्या बनता है, नाइट्रिक एसिड बनता है HNO3, ठीक है। तो ये एक एसिडिक प्रोसेस है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा एसिडिक प्रॉपर्टी होगा। देन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा। अगला क्वेश्चन है हमारा सोडियम वेपर लैम्प्स ग्लो विद येलो कलर। अब बोलता है सोडियम लैम्प्स वो येलो कलर का क्यों ग्लो करता है। देखिए उसके अंदर क्या होता है, वो हाई प्रेशर होता है। देखिए ये सोडियम लैम्प दो टाइप का होता है, एक लो प्रेशर वाला होता है जो कि घर में यूज होता है, और हाई प्रेशर वाला जितने भी स्ट्रीट लाइट्स हैं जो येलो कलर के लाइट प्रोवाइड करते हैं। देन आपको कुछ व्हीकल्स में हो गए जो कि मतलब जब बहुत ज़्यादा ठंड रहता है उस टाइम में उसको यूज़ करा जाता है, तो वो जितने भी येलो वाले लाइट हैं वो सोडियम वेपर लैंप होता है। उसमें क्या होता है कि हाई प्रेशर होता है, जिसमें क्या करता है वो एक्सेस एनर्जी को एमिट करता है बिकॉज ऑफ सोडियम एटम के कारण, ठीक है, इसलिए। और ये जो इमिट करता है किसमें, येलो रीजन ऑफ स्पेक्ट्रम में, इसलिए इसका जो येलो लाइट कलर प्रोवाइड करता है। तो इसका राइट आंसर होगा द एमिशन ऑफ एक्सेस एनर्जी एब्जॉर्ब बाय सोडियम एटम्स इन येलो रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम, इसका राइट आंसर वही होगा। देन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, द गैस विच इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी इज, ऑप्शन है हमारे ऑक्सीजन, देन कार्बन डाइऑक्साइड, देन हाइड्रोजन, देन नाइट्रोजन सॉरी। अब देखिए ये एक हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस के थ्रू ही वनस्पति घी का फॉर्मेशन होता है। अब उसमें क्या होता है, देखिए इसमें हम सबसे पहले वनस्पति ऑयल ले लेंगे, देन उसको मैं क्या करूँगा, हाइड्रोजन से रिएक्ट करूँगा, किसके प्रेजेंस में, निकल के प्रेजेंस में, या निकल के जगह पे पैलेडियम ले सकते हैं जिसका एटॉमिक नंबर 46 होता है, या प्लेटिनम ले सकते हैं। ये सारे क्या एक तरह के कैटालिस्ट हो गए, ठीक है। और इसको हीट करेंगे तो ये फिर क्या बनेगा, वनस्पति घी बनेगा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति घी इज़ किस प्रोसेस के द्वारा, हाइड्रोजन के थ्रू होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा, थर्ड वाला राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। देन अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला जो हमारा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, द लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट इन इज। अब देखिए इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं, पहला ड्यूटेरियम, देन ट्राइटियम, देन पोलोनियम, देन यूरेनियम। अब देखिए ये सारे हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, देन अब देखिए यूरेनियम जो होता है वो हैवीएस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इसके एटॉमिक नंबर 92 होते हैं, और ये एक आइसोटॉप है। देन आप हाइड्रोजन पे डिस्कस करते हैं, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, एक आपको प्रोसियम, देन ड्यूटेरियम, देन ट्राइटियम। तो इसका जो राइट आंसर होगा, द लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है ट्राइटियम है। ये हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटॉप है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं। आइसोटॉप क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन तो इक्वल होता है, ठीक है, देन बट उसका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, आइसोटॉप बोलेंगे। तब देखिए हाइड्रोजन में 3 आइसोटॉप होते हैं, एक होता है H11,
तो वो हो गया प्रोटियम। देन H12 जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, 1 होता है। देन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, 1 होता है, तो वो क्या हो गया, 2 जिसका ऊपर वाला हो गया तो मास नंबर 2 हो गया, वो ड्यूटेरियम हो गया। ट्राइटियम में क्या होता है कि इसमें प्रोटॉन का नंबर 1 होता है, देन मास नंबर 2 होता है। तो इसका जो लाइटेस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो लाइटेस्ट एलिमेंट है इन द पीरियोडिक टेबल, और इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ट्राइटियम ऑप्शन। चलिए फिर अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला जो हमारा क्वेश्चन रहा ये रहा, द टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द एज ऑफ फॉसिल ऑर्गेनिज्म इज। ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग, देन आपको आता है इलेक्ट्रोपोरेशन, देन क्या होता है काउंटिंग ऑफ द एनुअल रिंग, देन माइक्रो मैनिपुलेशन। तो इसमें देखिए कोई भी फॉसिल, फॉसिल क्या होता है, जीवाश्म होता है। जीवाश्म के एज के बारे में पता कैसे लगाया जाता है, तो वो कार्बन डेटिंग मेथड से लगाया जाता है। कार्बन डेटिंग मेथड क्या होता है, उसमें देखिए कार्बन का 3 आइसोटॉप होता है नॉर्मली, C614, देन C613, देन C612। तो C614 के थ्रू ही कार्बन डेटिंग होता है, और C612 वाला जो है ये नॉर्मल रूप से इन्वायरमेंट में पाया जाता है बहुत ज़्यादा नंबर में। तो इसमें क्या होता है कि रेडियो कार्बन डेटिंग प्रोसेस है क्या, इसमें क्या होता है, टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग द एज ऑफ फॉसिल ऑर्गेनिज्म, जीवाश्म के एज के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसका एज का पता लगाया जाता है, किस प्रोसेस से, रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड से। देन आपको आता है अगला जो इसमें ऑप्शन है, उसको भी डिस्कस कर देता हूँ, किसी भी एग्जाम में आ सकता है कि इलेक्ट्रोपोरेशन इज़ व्हाट, तो उसके बारे में क्या बताओगे, कुछ थोड़ा सा जानकारी रहेगा तभी तो बताओगे। तो देखिए इलेक्ट्रोपोरेशन होता है, देखिए किसी भी प्लांट का या कोई भी जीन हुआ, चलिए क्या था, क्या बता रहा था मैंने, किसी भी इलेक्ट्रोपोरेशन किसी भी प्लांट का या जीन का, उसका क्या होता है, उसका वेराइटी में चेंज कर देना, या उसके स्पेसिफिक क्वालिटी में चेंज कर देना। तो उस प्रोसेस को बाय इंट्रोड्यूसिंग क्या, डीएनए के थ्रू या कोई क्रोमोसोम का नंबर इधर उधर कर दिए, तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन में क्या होता है, सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, मक्का देखें ना, मक्का में क्या होता है, नॉर्मली वाइट कलर का होता है उसका दाना, या येलो कलर को होता है, बट उसका जब इलेक्ट्रोपोरेशन करेंगे तो उसमें क्या, कोई रेड कलर का भी हो सकता है, कोई दूसरे कलर का, ग्रीन कलर का हो सकता है। तो वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, इलेक्ट्रोपोरेशन के थ्रू होता है। देन आपको तीसरा वाला जो ऑप्शन है, काउंटिंग ऑफ द एनुअल रिंग, ये देखिए ये प्लांट, किसी भी प्लांट के एज के बारे में पता लगाना जो होता है वो एनुअल रिंग काउंट करके करते हैं। तो ठीक, ये एनुअल रिंग वाला भी जान लिए। देन अब अगला आता माइक्रो मैनिपुलेशन। इसमें क्या होता है, फिजिकली इंटरेक्शन होता है, किस चीज़ का, माइक्रोस्कोप के थ्रू सेल के बारे में जानना, या उसके कोई भी सेल हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसके बारे में जानना थ्रू माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड व्हाट, माइक्रो मैनिपुलेशन। मैनिपुलेट मीन्स क्या होता है, मैनिपुलेट करना, किसी चीज़ को अवलोकन करना, फिर उसको अपने डायरेक्शन में उसको मैनिपुलेट कर देना। तो माइक्रो मीन्स माइक्रो स्कोप के थ्रू करना, तो ये हो गया। देन अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, तो ये हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ जेल। ऑप्शंस हैं चीज़, मिल्क, फेस क्रीम, एंड देन आपको शेविंग क्रीम। देखिए जेल बेसिकली क्या होता है, एक टाइप का कोलाइडल मिक्सचर होता है। कोलाइडल मिक्सचर होता है, उसमें क्या होता है कि लिक्विड जो होता है डिस्पर्सन फेज में होता है, लिक्विड होता है आपको डिस्पर्सन फेज में, और वहीं पे सॉलिड जो होता है डिस्पर्सन मीडियम में होता है, वो एक जेल का एग्जांपल हो गया। अब देखिए बेसिकली इट इज़ अ टाइप ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच सॉलिड पार्ट आर मैस्ड सच दैट अ रिजिड और सेमी रिजिड मिक्सचर्स रिजल्ट्स। तो इसका जो एग्जांपल हो गया, फ्रूट जेली हो जाएगा, देन आपको चीज़ आ गया, देन आपको बटर आ गया, ये सारे के सारे क्या हो गए, जेल हो गए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चीज़ होगा। देन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला जो हमारा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, और सपोज शायद आज का ये आखिरी क्वेश्चन है। तो चलिए, मिल्क इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, मिल्क क्या है, इमल्सन है, सस्पेंसन है, फोम है, जेल है। देखिए इमल्सन बेसिकली होता क्या है, तो इमल्सन होता है हेट्रोजेनस मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल
लिक्विड मतलब दो पदार्थों का एक हेट्रोजिनस, दो अघुलनशील पदार्थों का एक हेट्रोजिनस मिक्सचर है। इसमें क्या होता है, मिल्क जो होता है ऑयल इन वाटर या फैट इन वाटर का एक एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, डिस्पर्सन फेज में क्या होता है, डिस्पर्सन फेज में आपको ऑयल आता है, ऑयल जैसा होता है ना, फिसलन फिसलन टाइप का दूध में होता है। देन इसका डिस्पर्सन मीडियम में क्या हो गया, आपको वाटर हो गया। तो ये एग्जाम्पल हो गया इमल्सन का। तो मिल्क किस चीज़ का एग्जाम्पल है, इमल्सन का, इमल्सन का एग्जाम्पल है। तो चलिए ठीक है, फिर आशा करते हैं कि आपको आज का हमारा क्लास अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई प्रॉब्लम हो तो, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और मैं और ज़्यादा नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लेके आऊँगा। ठीक है, थैंक यू। बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पाठक चड्ढा के साथ।